सेकंड है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम और हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस, शॉर्ट में HPA एक्सिस। ये HPA बॉडी की स्ट्रेस रिस्पॉन्स में इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे स्ट्रेस या थ्रेट का सामना करने पर हाइपोथैलेमस CRF रिलीज करता है। CRF स्टैंड फॉर कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। CRF पिट्यूटरी ग्लैंड से कम्युनिकेट करता है, फिर पिट्यूटरी एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करता है जो ब्लड के थ्रू एड्रीनल ग्लैंड तक पहुंचता है, जो कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। कॉर्टिसोल रिलीज होने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। स्ट्रेस खत्म होने के बाद कॉर्टिसोल को बेसलाइन यानी नॉर्मल होने के लिए 1 घंटे का समय लगता है। तो इसमें यही बताया गया है कि न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कैसे वर्क करता है किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में। तो इन्होंने इसको स्ट्रेस से रिलेट करके समझाया है। नेक्स्ट है फिजिकल हैंडीकैप्स। जन्म से पहले या बाद में एबनॉर्मेलिटीज़ या इन्वायरमेंटल कंडीशंस फिजिकल डिफेक्ट का कारण बन सकती हैं। सबसे नॉर्मल बर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो मेंटल डिसऑर्डर से जुड़ी होती है वो है लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट प्री मेच्योर बर्थ लेने वाले बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, डिजीज़, रेडिएशन का इफ़ेक्ट, ड्रग या कोई भी नशीले पदार्थों का सेवन, या फिर सीवियर इमोशनल स्ट्रेस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी लो बर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से जुड़ी होती है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाली महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है। लो बर्थ वेट कई नेगेटिव इन्वायरमेंटल इवेंट से जुड़ा होता है, इसलिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये नेगेटिव रिजल्ट का सीधा कारण है या फिर किसी और चीज़ का कारण है। अर्ली फिजिकल डिप्रीवेशन हमारे बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरे बॉडीली फंक्शन वर्क्स हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम को बनाए रखती हैं। लेकिन समय समय पर जब हमें बीमार होते हैं या हमें चोट लगती है तो इस इक्विलिब्रियम पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सीरियस डिसऑर्डर या डिजीज़ के बाद लोग अक्सर डिप्रेशन फील करते हैं क्योंकि वह हमें हमारी लिमिट्स और हेल्पलेसनेस का एहसास कराता है। यहाँ 2 तरह की फिजिकल डिप्रीवेशन को समझाया गया है। पहला, डिप्रीवेशन ऑफ बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। ह्यूमन बीइंग की सबसे बेसिक नीड है फूड, ऑक्सीजन, वाटर, स्लीप और एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज। नींद की कमी से बच्चों और एडोलसेंस में इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कार्स गार्डन ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जब हमारा टोटल स्लीप टाइम डिक्रीज़ होने लगता है, जो कि ऐसा एडोलसेंस एज में होता है, तो ऐसे में हमें दिन के समय नींद आने लगती है और स्लीप टाइम डिक्रीज़ होने पर हमें मूड और बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और अगर हमें लंबे समय तक खाना नहीं मिलता तो हम इरिटेबल और हमारी कंसंट्रेशन में कमी और हम डे ड्रीमिंग करने लगते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कुपोषण वाले बच्चों में होता है। कुपोषण के कारण ना उन्हें फिज़िकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है बल्कि उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है और डिसऑर्डर्स के रिस्क फैक्टर को इन्हेंस भी करता है। स्टिमुलेशन और एक्टिव। स्टिमुलेशन का मीनिंग होता है एक्साइटमेंट या इंस्पिरेशन। जब कोई चीज़ हमें इंस्पायर करती है या
एक्साइट करती है और हमारे माइंड को इफ़ेक्ट करती है या एक्टिव करती है तो इसे स्टिमुलेशन कहते हैं। हमें पता है एक हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बच्चों को इनफ स्टिमुलेशन मिलनी चाहिए। अगर बच्चों को कम स्टिमुलेशन मिलता है तो ये ना केवल उनकी साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज़ को बढ़ाता है बल्कि ब्रेन डेवलपमेंट को भी इफ़ेक्ट करता है। इन्वायरमेंट में स्टिमुलेशन की मात्रा हमारे बायोलॉजिकल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करता है। कॉम्प्लेक्स और रिच इन्वायरमेंट में रहने से ब्रेन की केमिकल और स्ट्रक्चरल ग्रोथ होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन भी हार्मफुल हो सकता है। अडल्ट्स में सेंसरी ओवरलोड मेंटल फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट कर सकता है और हर पर्सन को एक ऑप्टिमल लेवल की स्टिमुलेशन और एक्टिविटी की ज़रूरत होती है ताकि उसकी मेंटल फंक्शनिंग सही से काम करे। जब दबाव ज़्यादा होता है तो कुछ लोग इस स्टिमुलेशन को पूरा करने के लिए कई एक्टिविटी में जुड़ जाते हैं, जैसे कि कुछ एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाले लोगों को नॉर्मल से ज़्यादा स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है। ये सभी बायोलॉजिकल कॉजेज़ थे साइकोपैथोलॉजी के डेवलपमेंट के।